लोग आई थिंक अच्छे हो। आज हम लोग बात करेंगे 80 जो डिडक्शंस है वो 80 जी के ऊपर, 80 जी के ऊपर, 80 जी के ऊपर। सेकेंड लास्ट वीडियो में हम लोग सम्स किए थे 80 सी, 80 सी, 80 सी बी के ऊपर। लास्ट वीडियो में हम लोग सम्स किए थे 80 डी, 80 डी और 80 डी के ऊपर। ये जो 6 सेक्शंस हम लोग पढ़े थे, हर चीज में कुछ अलग अलग बात था। जैसे कि 80 सी में, 80 सी में, 80 सी बी में, ये सब जगह में हम लोग का कुछ इन्वेस्टमेंट का ऊपर बात था। इन्वेस्टमेंट जो मेरे लिए है, जो मुझको इन फ्यूचर में काम आएगा। 80 डी, 80 डी, 80 डी, ये बात था कि जो भी मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, उसके ऊपर कितना मुझको छूट मिल सकता है। 80 डी जो हम लोग का सेक्शन था वो हैंडीकैप्ड और फिजिकल डिजीज के ऊपर था, और जो 80 डी था वो क्रिटिकल कोई किसी का बीमारी हुआ है, जैसे कि लाइक एड्स, कैंसर, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम, तो ये न्यूरो प्रॉब्लम, तो ये सब जो हम लोग सेक्शंस किए थे वो सब अलग बात था। आज जो हम लोग बात करेंगे वो 80 जी के ऊपर। 80 जी बेसिकली किसके ऊपर होता है? 80 जी बेस्ड ऑन डोनेशन, यानी कि डोनेट हम लोग कहां कहां करते हैं, जहां जहां हम लोग डोनेट करते हैं वहां वहां से हम लोग को छूट मिल सकता है अगर हम लोग कोई नोटिफाइड डोनेट करते हैं। नोटिफाइड डोनेट मतलब सर, जैसे कि हम लोग कोई भी बेगर को हम लोग 10 रुपए, 5 रुपए, कोई 100 रुपए भी देता है, कोई 50 रुपए भी देता है बेगर को, यानी कि कोई गरीब है, कोई मांग रहा है पैसा। ऐसा होना नहीं चाहिए, भगवान उन लोग को भी फिनांस सपोर्ट दे, मगर ऐसा तो होता है। और ऐसा होता है तो हम लोग कुछ उसको उसका तकलीफ दूर करने के लिए जितना हम लोग से होता है वो हम लोग दे देते हैं। दैट इज ऑल्सो डोनेट, मगर वो डोनेट का तुमको छूट नहीं मिलेगा। सर ऐसा क्यों? वो भी तो बहुत पुण्य का काम है। टैक्स बोलेंगे तुम पुण्य कमाओ, तुम्हारा वो तुम्हारा हक है, तुम्हारा इन फ्यूचर में काम आएगा, भगवान तुमको ऊपर से ब्लेस देगा। मगर हम तुम लोग को ब्लेस तभी दे सकते हैं, यानी कि टैक्स का ब्लेसिंग, टैक्स का छूट तभी दे सकते हैं जब तुम वो डोनेशंस का पेपर हमको दिखाओगे, एंड ऑफ कोर्स वो नोटिफाइड होना चाहिए, गवर्नमेंट स्टैम्प होना चाहिए। अब ऑब्वियस का बात है, जब हम लोग कोई गरीब को पैसा देते हैं तब पेपर लेके तो घूमते नहीं है, कोर्ट पेपर के भाई तुमको हम 5 रुपए दिए, तुम स्टैम्प मार दो, करते नहीं करते। सो बेसिकली उस केस के लिए हम लोग डोनेशंस का बात नहीं करें। डोनेशंस एंड चैरिटी का यहाँ पर जो बात है वो नॉर्मली हम लोग कोई इंस्टीट्यूट में किए, जैसे कि यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डोनेट किए, कोई भी लोकल अथॉरिटी में डोनेट किए, जिसको हम लोग केएमसी बोलते हैं, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डीएमसी भी बोल सकते हैं, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऐसा बहुत सारा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो लोकल अथॉरिटी का अंडर में आता है। कोई भारत सेवा संघ जो हम लोग नाम सुने, वहां पर हम लोग डोनेट कर सकते हैं। रामकृष्ण मिशन जो इंस्टीट्यूशन है उसमें हम लोग डोनेट कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में हम लोग डोनेट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हम लोग डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा जवाहरलाल नेहरू रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड। डॉट का मतलब होता है वो मर गया, उसका स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर का नाम से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो मर जाता है वो तो फिर से नया प्राइम मिनिस्टर कोई ना कोई बन ही जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड यानी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के लिए बन रहा है, उसका ही नाम का नहीं दे रहे, वो एक फंड बन जा रहा है उसका नाम का, कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। मगर कोई स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर है, मान लो कि नरसिम्हा राव, वो डॉट हो गया, मतलब डॉट का मतलब DROUGH, तो वो हो गया मतलब वो मर चुका है, उसका स्पेसिफिक नाम में, स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर का नाम पे हम लोग डोनेट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं
primeminister.relief-fund, ठीक है ना। जिला शिक्षा समिति, ऐसा बहुत सारा फंड होता है, बहुत सारा जगह होता है जहां पर हम लोग डोनेट कर सकते हैं। तो वही डोनेट को हम लोग 80G में छूट दिया जा सकता है अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो टैक्स का, ठीक है। सो बेसिकली ये डोनेशंस के बारे में बोला गया है। सर यहाँ पर डोनेशंस क्या जितना भी अमाउंट देते हैं वो पूरा पूरी छूट मिलता है? नहीं भाई, यहाँ पर दो केस में है, एक 100% कोटा है, एक 50% कोटा है। सर कितना बड़ा लिस्ट है? बहुत बड़ा लिस्ट है, 1.5 पेज का ऑलमोस्ट लिस्ट है, 50 और 100 का मिला के। मगर मेरे पास एक रास्ता है, मेरे पास एक वे है जिससे हम लोग इजीली याद कर सकते हैं कि कौन 100 है, कौन 50 हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे, नेशनल डिफेंस फंड, NDF, नेशनल डिफेंस फंड। क्या ये नेशनल डिफेंस फंड कभी भी मर जाएगा? क्या कभी मर चुका है? उसका नाम का क्या है? सर क्या बात कर रहे हैं, नेशनल है सर, हम लोग का इंडियन का बात है, सही। तो ये मर नहीं सकता, ये मर नहीं सकता, ये तो कंटिन्यूअसली चलेगा। तो ये 100% में कोटा में आएगा। सर नहीं समझे, चलो और एक एग्जांपल ले ले, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। सर चीफ मिनिस्टर तो मर सकता है? मर सकता है, ऑफ कोर्स मर सकता है, मगर चीफ मिनिस्टर जो भी है, जिस स्टेट में जो भी है, वो मर जाने के बाद फिर ना दूसरे कोई ना कोई उसके बिहाफ में आ जाएगा, उसके जगह में आ जाएगा, पोस्ट ले लेगा। ऑफ कोर्स कोई ना कोई जो MP है उसमें से कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा और वो कंट्रोल करेगा। तो क्या चीफ मिनिस्टर मर सकता है? मतलब वो चीफ मिनिस्टर मर सकता है, मगर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का जो नाम है वो क्या कभी मर सकता है? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि कोई ना कोई उसके बिहाफ में, उसके बदले में कोई ना कोई होता रहेगा चीफ मिनिस्टर। तो वो कहां पर जाएगा? वो 100% कोटा में आएगा, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो सकता है, मगर उसके बिहाफ में कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर फिर बन जाएगा। बात समझ में आया ना? तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी 100% का कोटा में आएगा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। मगर जैसे कि हमने बोला कि प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, डॉट मतलब हो गया कि वो मर चुका है, यानी कि हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं लेट, यानी कि जो डेथ हो चुका है उसका नाम का। जैसे कि इंदिरा गांधी हम लोग का माननीय प्राइम मिनिस्टर था बहुत साल पहले, उसका नाम का अगर हम लोग इन्वेस्ट करते तो डोनेट करते उसका कोई फंड में, तो हमको 50% मिलेगा। इंदिरा गांधी रिलीफ फंड में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को 50% मिलेगा। मतलब इंदिरा गांधी तो मर चुका है, बात समझ में आया? राजीव गांधी रिलीफ फंड, राजीव गांधी के जिंदा है सर, दिलों में जिंदा है, दिलों में जिंदा रहने दो, मगर फिजिकली के जिंदा है नहीं सर, तब 50%। बात समझ में आया? यानी कि जो भी मर चुका है, जिसका नाम का अभी भी चल रहा है कोई फंड, और जो डेथ हो चुका है, वहां पर वो फंड में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, इन्वेस्ट मतलब डोनेट का बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट मतलब मुझको रिटर्न नहीं मिलेगा, ये डोनेट कर दिए, वो डोनेशंस उनको छूट देगा, मगर 50% के हकदार होंगे। जिला समिति फंड, ये भी 100%, क्योंकि जिला समिति मतलब एक लोकल अथॉरिटी के टाइप का हो गया, पंचायत टाइप का हो गया, तो उसमें भी हम लोग का 50% नहीं होगा, उसमें 100% होगा। रामकृष्ण मिशन फंड, रामकृष्ण मिशन हिंदू लोग के लिए भगवान होता है और उसका डेथ हो चुका है, तो उसका भी 50% हम लोग को डोनेशंस का छूट मिलेगा। यानी कि 50% मतलब होता है हम लोग 1000 रुपए इन्वेस्ट डोनेशंस कर रहे, 1000 रुपीज डोनेट किए तो उसका 500 हमको छूट मिलेगा। बात समझ में आया? ओके सर, ये डोनेट कौन कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एसएससी, जो एसएससी है, जो टैक्स देता है,
ऐसा नहीं कि हम टैक्स दिए, हम टैक्स देते मगर मेरा पापा टैक्स नहीं देता, तो मेरा पापा डोनेट किया है तो पापा का डोनेशन मुझको 80G में छूट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मेरा जो टैक्स, हम जो एसएससी है, एज ए हम एसएससी, तो उसके हिसाब से अगर हम कहीं पे डोनेट करते हैं ये सब जगह में, तो वो हमको 100% या 50% छूट देगा। सर और भी होता है, और भी होता है, और भी हो सकता है, मगर तुम लोग यही दिमाग में रखना कि जहां पर हम लोग डोनेट कर रहे वो फंड जिसका नाम का है वो क्या मर चुका है कि वो जिंदा। अगर वो अलाइव है और कभी भी वो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जिंदगी भर जी नहीं सकता, मगर प्राइम मिनिस्टर के बदले में नया प्राइम मिनिस्टर कोई आ जाएगा, तो वो एज ए उसका नाम, जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो नाम जिंदा रहेगा, ठीक है ना। और कोई ना कोई आता ही जाएगा उसके जगह में, उसका पोस्ट में, तो वो मर नहीं सकता। उसका नाम के हिसाब से हम बात कर रहे, ऐसे लाइफ का बात नहीं कर रहे, तो वो हो जाएगा 100%। मगर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, रामकृष्ण मिशन, ये सब जो भारत सेवा संघ, ये सब जो है वो सब क्या है, वो सब तो मर चुका है, तो कभी नहीं आ सकता, उसका नाम जिंदा है खाली। बात समझे ना। उसके बिहाफ में भी कोई नहीं हो सकता। राजीव गांधी का बिहाफ में कोई हो सकता है क्या, सेकेंड राजीव गांधी? नहीं। मगर प्राइम मिनिस्टर के बदले में कोई सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ, ऐसा होता रहता है। जैसे कि इंदिरा गांधी पहले प्राइम मिनिस्टर था, उसके बाद राजीव गांधी हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। सबसे पहले हम लोग का जवाहरलाल नेहरू हुआ था प्राइम मिनिस्टर। सो अगर जवाहरलाल नेहरू का कोई फंड में, उसका नाम का कोई फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते सर, 50% मिलेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का बिहाफ में कोई जवाहरलाल नेहरू हो नहीं सकता। अभी बात क्लियर हो रहा है ना? ओके। तो मुझको नहीं लगता कि लिस्ट हमको याद रखना है। वैसे हम लिस्ट दे देंगे, ये वीडियो का लास्ट में तुम लोग लिस्ट हम दे देंगे, तो ये लिस्ट को तुम लोग याद कर सकते हो, मगर याद करने के बाद भी तुम लोग भूल जाओगे, क्योंकि इतना सारा, मतलब बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, ठीक है ना। उसका लॉजिक समझ लो कि कहां पर 50, कहां पर 100। ओके, बात क्लियर। दूसरी बात में आते हैं, जैसे कि हम अभी बोल रहे थे कि भारत सेवाश्रम के फैमिली प्लानिंग, ये सब में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते, जैसे कि लोकल अथॉरिटी फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना, ये सब छोटा छोटा फंड में अगर इन्वेस्ट करते तो हमको 100% तो मिल सकता है, मगर ये दोनों में कुछ बात है कि ये दो नॉट मोर देन 10% ऑफ GTI। सर ये नया बात क्या हो गया, चलो समझाते हैं। GTI का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ओके सर, ना ग्रॉस टोटल इनकम का 10% जितना होगा उससे वो डोनेशन अमाउंट ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल भारत सेवाश्रम में तुमने 1 लाख डोनेट किए, तो तुम हकदार बनते हो 100% में, क्योंकि भारत सेवाश्रम तो कभी मरेगा नहीं, सही। सो इस केस में 100% हो सकता है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इस केस में तुमको 100% डायरेक्ट छूट नहीं देगा, तुमको वो कुछ चेक करेगा। तुमने आप 1 लाख इन्वेस्ट किया, मतलब डोनेट किए, बार बार इन्वेस्टमेंट निकल जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट अकाउंट्स पढ़ाते हैं ना, फिनेंस पढ़ाते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा निकल रहा है। तुम लोग समझ लेना कि इन्वेस्टमेंट का मतलब इस क्लास के अकॉर्डिंग डोनेशन का बात कर रहे हैं। सो अगर हम लोग 1 लाख डोनेट कर रहे हैं एज ए भारत सेवा संघ में, तो मुझको डायरेक्ट 1 लाख का छूट नहीं मिलेगा। पहले मेरा ग्रॉस टोटल इनकम चेक करेगा। सर कैसे ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम मान लो कि मेरा है 7 लाख, तो 7 लाख का 10%, नॉट मोर देन 10% ऑफ GTI, तो 10% कितना होता है? 70,000। और हमने डोनेट कितना किया है? 1 लाख का, तो मुझको मैक्सिमम छूट कितना मिलेगा? 70,000 का, 70,000 का, मुझको 1 लाख नहीं मिलेगा। सर ये अगर 12 लाख होता तो 12 लाख का 10% मारो,
1,20,000 ना, 1,20,000 और इस साइड में कितना है डोनेशन 1 लाख, तो 1 लाख एंड 1 लाख 20 which would is lower 1 लाख, तो 1 लाख will be deductible from your gross total income। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ पर खाली एक बार चेक कर लेना है, भारत सेवाश्रम, फैमिली प्लानिंग, ये सब केस में, ये केस में भी वही बात है, फैमिली प्लानिंग में भी वही बात है, सिंपल ग्रॉस टोटल इनकम चेक करो। अब दूसरी बात कि ग्रॉस टोटल इनकम तो हम लोग बोल तो दिए कि अच्छा ग्रॉस टोटल इनकम का नाम तो हम बोल दिए जीटीआई का शॉर्ट फॉर्म ग्रॉस टोटल इनकम, मगर ग्रॉस टोटल इनकम निकलते कैसे? ग्रॉस टोटल इनकम मतलब होता है पांचों जो हेड होता है हम लोग का इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये पांचों इनकम को ऐड करने से हम लोग को जो मिलता है बिफोर एनी डिडक्शंस ऑफ एनी 80C to 80U, कोई भी डिडक्शंस करने से पहले जो मुझको पांचों इनकम का टोटल नजर आता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि जीटीआई। ओके सर, मगर ये इतना इजी नहीं है, जैसे पांचों इनकम को ऐड कर दिए और उसके ऊपर 10% चेक कर लिए, इतना इजी नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं, देख लो, इसमें जो ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम इक्वल्स टू, अच्छा इसको ना एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम भी बोल सकते हो क्योंकि अच्छा होगा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो कैसे निकालते हैं? नॉर्मल जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है, नॉर्मल मतलब होता है जो हम लोग निकाले, पांच इनकम को ऐड करके जो निकाले, लेस LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें ग्रॉस टोटल में आ सकता है, मगर जब हम लोग ये केस में जब 10% 25% ये सब चेक करेंगे तो हम लोग को LTCG को असाइड कर देना है, STCG और 80C से 80U माइनस हो सकता है, मगर एक्सेप्ट 80G। ऑफ कोर्स बात है 80G हम लोग निकालते हैं तो उसको तो असाइन करके निकालेंगे। तो बात कुल मिला के क्या हुआ, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम पहले निकालना है, और कैसे निकालेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस LTCG, LTCG और 80C से 80U तक, जैसे कि 80D हो गया, 80C हो गया, 80CCC हो गया, 80E हो गया, 80CCB हो गया, 80CCB1 हो गया, 80CCB2 हो गया, 80DD हो गया, 80DDB हो गया, जितना भी सेक्शंस हम लोग किए और जितना भी सेक्शन हो सकता है वो सबको हम लोग लेस करते हैं एक्सेप्ट 80G, क्योंकि 80G का ही हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसको तो हम लोग लेस करके फिर 10% नहीं मार सकते, तो गलत हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये बात को याद रखना होगा। ओके, ना दूसरा सेक्शंस में आते हैं 80GG। 80GG क्या बोल रहा है? 80GG बोल रहा है 80GG इनकम फ्रॉम सैलरी में एक सेक्शन है, इनकम फ्रॉम सैलरी में एक सेक्शन है हाउस रेंट अलाउंसेस। इसका सेक्शन है 1013A रूल 2A, ठीक है ना? इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसमें ब्रैकेट। सर इसमें क्या है? इसमें है कि अगर कोई एम्प्लॉई कोई दूसरा स्टेट में गया है काम की वजह से और वहां पर उसको अकोमोडेशंस नहीं दे रहा है। अकोमोडेशंस मतलब होता है जो ऑफिस का जो घर होता है, ठीक है ना, ऑफिस का जो प्रेमाइसेस होता है उसमें वो लोग घर मतलब क्वार्टर बना के रखता है, घर बना के रखता है, तो वो प्रोवाइड कर सकता है एम्प्लॉय लोग को, जो लोग दूसरा स्टेट से आया है वहां पर रहता है, ऐसा जैसे कि आर्मी लोग का होता है, ठीक है ना, BSF लोग का होता है, क्वार्टर होता है ना वैसे। तो अगर वो कंपनी के पास वो फैसिलिटी नहीं है, मान लो कि वो कंपनी उतना भी बड़ा नहीं है कि क्वार्टर बना के रख दे और एम्प्लॉय लोग को वहां पर रखने के लिए प्रोवाइड करे, उतना नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? दूसरा स्टेट से आया है
ऑब्वियस का बात है कि उसको वहां पर घर वर नहीं है तो कहाँ पर रहेगा, और जितना सैलरी मिलता है वहां से अगर वो घर का रेंट पे करने जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में क्या करता है कि एम्प्लॉयर लोग यानी कि मालिक एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस देता है। अलाउंसेस का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा कैश बेनिफिट। एक्स्ट्रा कैश बेनिफिट मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मतलब होता है जो तुमको बेसिक मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, बेसिक सैलरी, उससे कुछ एक्स्ट्रा मतलब वो तो मिल रहा है प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ कैश तुमको मिल रहा है, कैश बेनिफिट। हाँ, इन काइंड बेनिफिट नहीं, इन काइंड बेनिफिट को हम लोग बोलते हैं पार्किंग सेट। ओके, सो कैश बेनिफिट दे रहा है। सर क्यों दे रहा है? क्योंकि वो तुमको पैसा दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है कि जाओ भाई तुम्हारा हिसाब से घर ढूंढ लो, हम तुमको मंथली 3000 करके देंगे। अब ये हो सकता है कि 3000 से उसका रेंट कवर ना हो, क्या हो सकता है कि 3000 से उसका रेंट कवर हो जाए, यानी कि हो सकता है कि वो जो घर देखा एम्प्लॉय ने, जो घर देखा एज ए लेटिंग, वो 4500 का है, तो एम्प्लॉय को मतलब जो स्टाफ है उसको और 1500 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, क्योंकि 3000 तो उसको कंपनी से मिल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एम्प्लॉय 2500 दे रहा है, 2500 से एडजस्ट कर लिया, और उसको कंपनी से मिल रहा है कितना? 3000, तो 500 उसको बेनिफिट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है। मगर एम्प्लॉयर यानी कि मालिक ये नहीं देखना चाहेगा कि तुम कितना एक्चुअली तुम रेंट पे करते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए। हम जानते हैं कि हम तुम लोगों को हर महीना में 3000 करके एज ए हाउस रेंट अलाउंस देंगे। बात क्लियर? तो ये बात ये सेक्शंस में बोला है, और इसमें कुछ अलग अलग बात भी है, नॉट ओनली दैट कि ये खाली बोल दिया और इसका सम्स हो गया, ऐसा नहीं है, उसका भी बहुत सारे रूल्स है। तो सर आप डिडक्शंस पढ़ा रहे, हम लोग को क्यों सैलरी का बात सुना रहा है, वो भी सर आप कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए बोल रहा है क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस के साथ ये सेक्शन अटैच है। जिन लोग को हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि हर एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है, तो कंपनी अगर 3000 करके 500 जन को देगा तो गया कंपनी, 500 इंटू 3000 कितना? 15 लाख, 15 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है पर मंथ। ईयरली कितना होगा? 1 करोड़ 80 एक्स्ट्रा दे देगा। हर कंपनी प्रोवाइड कर सकता है, हर कंपनी एबिलिटी है क्या? नहीं। तो कुछ एम्प्लॉय लोग को ये बेनिफिट दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। मगर बात यहाँ पर 80GG में वही बात है कि जिन लोग को नहीं मिल रहा है, कि जिन लोग को फैसिलिटी एकदम मिला ही नहीं कभी, यानी कि ना उसको कभी हाउसिंग मिला था ना कभी मिल सकता है, वो लोग के लिए ये सेक्शन है। तो ये सेक्शन क्या बोल रहा है? अगर तुमको हाउसिंग अलाउंस नहीं मिलता है, अगर तुमको हाउसिंग अलाउंस नहीं मिलता है, मगर तुम अपने घर में भी नहीं रहते हो, दो बात है, दो बात है। पहला क्या? हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस नॉट रिसीव्ड एट ऑल, कभी भी हमने हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं किया। दूसरा, स्टे एट लेटिंग हाउस, यानी कि ओन हाउस में नहीं रहते। ओन हाउस में रहोगे तो वो तुमको क्यों बेनिफिट देगा? तुम तुम्हारे घर में रहो ना। मगर ये केस उन लोग के लिए है जो लोग को अपना घर में नहीं रह रहे मगर लेटिंग हाउस में रह रहे। अब 3 नंबर बात क्या है कि वो लोग हाउस एंड अलाउंस भी नहीं, उन लोग को नहीं मिल रहा है कंपनी से, वो लोग के लिए 80G एप्लीकेबल होगा, वो लोग 80G को अप्लाई कर सकते हैं, तो उन लोग को छूट मिलेगा। ओके सर, समझ गए। तो आओ यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेशंस कैसे किया जाएगा 80GG का। 80GG बोल रहा है कि तुमको 3 चीज देखना पड़ेगा। पहला चीज, मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 5000 पर मंथ। ओके सर,
5000 पर मंथ। दूसरा, रेंट पेड जितना तुम कर रहे हो माइनस उससे 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। जो GTI हमने ATG में भी बोले थे वही सेम बात यहाँ पर भी है, ठीक है ना, अलग बात नहीं है। यानी कि मैक्सिमम लिमिट इज 5000 एंड रेंट पेड जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा लैंडलॉर्ड को दे रहे हो, माइनस 10% ऑफ GTI, बात कंप्लीट। एंड तीसरा बात क्या है, 25% ऑफ GTI, यानी कि जो GTI आएगा उसका 25% मानना पड़ेगा। अब ये तीनों में क्या है, ये तीनों में विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर वो डिडक्टेबल होगा अंडर सेक्शन 80G। बात समझ में आया? तो किन लोग के लिए है, जिन लोग का अपना घर नहीं है, रिलेटिंग हाउस में रहता है, दूसरा हाउसिंग अलाउंस नहीं मिल रहा है, उन लोग के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। और ऐसे नहीं कि हम खाली बोल देंगे कि मेरा हम दूसरे घर में रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमको सब डॉक्यूमेंट्स जो भी है सब सबमिट करना पड़ेगा, और ये तीनों केस करने के बाद व्हिच इज लोअर विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 80GG फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, नाउ ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब भी हम बोल दिए थे, फिर से दिखा दे क्या, चलो लिखा ही दे। एडजस्टेड GTI इक्वल्स टू GTI माइनस LTCG माइनस STCG माइनस 80, ये ब्रैकेट में 80 C2 80U, A2 है डैश मतलब माइनस नहीं है, 80U एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि अभी GG में बिलोंग कर रहे हैं, उस टाइम पे G में बिलोंग कर रहे थे, इसलिए एक्सेप्ट G था, अभी यहाँ पर 80GG होगा क्योंकि हम लोग GG में बिलोंग कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये बात था, और इसका हम आज सम्स कराएंगे, वैसे 80G का भी करेंगे, और लास्ट में 80GG C भी लिख ले, उसके बाद हम लोग सम्स करके छुट्टी। 80GG C बहुत छोटा है, जिस एक बात को बोलना है, 80GG C, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर तुम कोई डोनेट कर रहे हो कोई पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी यानी कि लाइक जैसे कि हम लोग का अभी चल रहा है क्या, बीजेपी, टीएमसी, एसएफआई, मतलब वो तुम्हारा क्या हो गया, सीपीएम हो गया, ठीक है ना, कांग्रेस हो गया, ये सब जो स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना, मतलब निर्दल वो सब में नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी है यानी कि जो लोग लीड कर रहा है अभी भी, वो लोग का पार्टी में अगर तुम लोग डोनेट करते हो, यानी कि डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो तुम लोग को 100% छूट मिलेगा। सर 100% क्यों, 50% का यहाँ पर थोड़ा मोटा नहीं। पहले तो बात है कि कोई दल मरेगा नहीं, दल अबोलिश हो सकता है, निकल जा सकता है, ठीक है ना। आज कोई दल है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो हो सकता है कि 5 साल के बाद ना रहे, तो वो तो काम ही खत्म, उसमें तो बात ही नहीं है, मर तो नहीं सकता, इसलिए 100%। और दूसरा केस है कि तुम गवर्नमेंट के पास ही पैसा डोनेट करो, तो गवर्नमेंट तुमको उस चीज के ऊपर टैक्स कैसे बर्डन कर सकता है? सिंपल बात है ना, तुम गवर्नमेंट को ही दे रहे हो, डोनेट कर दो पॉलिटिकल पार्टी को, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है, मगर तुम जब दे रहे हो वो तो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, और गवर्नमेंट के पास जा रहा है, फिर गवर्नमेंट तुमको 1 साल के बाद एंड ऑफ द ईयर में तुमको वही चीज के ऊपर टैक्स देगा। ये कौन सा बात है? ये तब तो कोई भी टैक्स तुमको, मतलब टैक्स के दर में कोई भी डोनेट नहीं करेगा पॉलिटिकल पार्टी में, सिंपल बात है ना। सो इसलिए ये 100% हमेशा होता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और यहाँ पर भी वही केस है कि जो लोग एसएससी है वो लोग को ही ये छूट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई रेसिडेंट का बात नहीं है, जो लोग इंडिया के हिसाब से टैक्स देता है यानी कि जो एसएससी है वही टैक्स दे सकता है, मतलब सॉरी डोनेशन दे सकता है,
ठीक है। चलो इसके ऊपर हम लोग, इसके ऊपर मतलब होता है 80 जीजी एंड 80 जी के ऊपर अभी हम लोग एक करके सम्स कर लेंगे, क्या दो करके सम्स कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके ना, चलो सो स्टार्ट कर ले 9 नंबर एक बार पढ़ ले रहे। मिस ईशा गुप्ता furnished the following information regarding the donations she made during the previous year 18-19, भाई ये 19-20 होगा। एंड इंफॉर्मेशन दे दिया द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, राजीव गांधी फाउंडेशंस, रामकृष्ण मिशन में 2 केस में वो इन्वेस्ट किया, मतलब डोनेशंस किया इन कैश इन काइंड, एंड चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ऑफ गुजरात अर्थक्वेक विक्टिम्स। सो यहाँ पर हमने फॉर्मेट को ड्रॉ कर लिए। पहले देख लो कि कैसे कॉलम बन रहा है, 3 कॉलम से बनता है। ऊपर में लिखना पड़ता है कॉम्प्यूटेशंस ऑफ क्वालिफाइड अमाउंट ऑफ 80G, ये पहले लिखना पड़ेगा। दूसरा कि तुमको ये जो भी आइटम्स था वो सब आइटम को यहाँ पर पहले लिख लेना पड़ेगा एज इट इज, जो लिखा है अमाउंट को छोड़ के। फिर यहाँ पर जो 3 कॉलम है उसका पहला नाम होगा ग्रॉस अमाउंट, क्वालिफाई परसेंटेज, जो परसेंटेज होगा 50, 100 जो भी होगा, एंड क्वालिफाई अमाउंट, उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट होगा। पहले यहाँ पर अमाउंट को तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, अमाउंट लिख लेना। सो अमाउंट लिखने के बाद तुम लोग को यहाँ पर अब जस्टिफिकेशंस करना है कि ये 100% होगा कि 50% होगा, ठीक है। सो पहले प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर मर सकता है क्या? नो। डॉट बोला है क्या? नो। तो इट वुड बी 100%, यानी कि इसको 100% छूट मिलेगा, पूरा 12,000 का। दूसरा केस राजीव गांधी मर चुका है, राजीव गांधी मर चुका है, तो ये 50% इसको छूट मिलेगा, यानी कि 3,000। इस केस में उसको 6,000 पूरा पूरी छूट नहीं मिलेगा। तीसरा केस था क्या? रामकृष्ण मिशन, तो उसमें 2 बात था, एक इन कैश इन काइंड। इन कैश रामकृष्ण मिशन डेथ हो चुका है भगवान का, तो वो भी 50% का कोटा में आता है, एंड ऑब्वियसली ये 4,000 होगा। मगर इन काइंड, इसलिए ये सम्स को हमने चूज किया, इन काइंड इसमें था। इन काइंड का मतलब होता है कि अदर देन कैश, यानी कि मान लो कि सीमेंट दे दिया, कुछ ब्रिक्स दे दिया, कोई जो कोई क्या बोलते हैं सैंड दे दिया, ठीक है ना, स्टोन चिप्स दे दिया, ये सब डोनेट किया, यानी कि कैश नहीं दिया, कैश के बिहाफ में वो चीज दे दिया, उसको बोला जाएगा इन काइंड। तो वो इन काइंड में उसको कोई छूट नहीं मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट बोल रहा है भाई तुम मुझको पैसा दो, डोनेट फोनेट करो, पैसा निकालो घर से, हम तुमको छूट देंगे। मगर पैसा के बदले में कुछ चीज दोगे तो वो तुम्हारा बड़प्पन है, मगर हम छूट नहीं दे सकते। सिंपल लॉजिक है। ओके, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर मर जाएगा क्या कभी? नहीं सर, तो क्या होगा? 100%, यहाँ पर 100% होगा, तो ये 16,000। अब उसको खाली टोटल कर दो, 12, 3,015, 15 4 19, 19 और एक तो 20, 25, मतलब 35 होगा टोटल। तो ये अमाउंट 35,000 अमाउंट तुमको छूट देगा गवर्नमेंट। सर यहाँ पर क्या कोई लिमिट है? कोई लिमिट पेमेंट नहीं है। 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 करोड़, 200 करोड़ भी तुमको छूट मिल सकता है एज ए 80D, मगर वो 100% एंड 50% का कोटा के हिसाब से होगा। ओके, तो ये हो गया मेरा क्वालिफाई अमाउंट। दूसरा सम्स में भी आ जाते हैं, दूसरा सम्स को भी हमने यहाँ पर लिख के रखे, पहले उसको पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर अमिताभ बच्चन, ओके फाइन, फैंटास्टिक। Mr. Amitabh Bachchan has a gross total income is 6 lakh during the previous year 1920. During the year marks the following donations. जिला शिक्षा समिति में इन्वेस्ट किया है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में किया है, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड में किया है, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रमोशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग उसमें भी डोनेट किया है, और अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में किया है। कंप्यूटेशंस ऑफ डिडक्शंस ऑफ 80G का एलिजिबल होगा कि नहीं। तो जिला शिक्षा समिति में पहले लिख लो जितना भी आइटम है, ग्रॉस अमाउंट तक पूरा पूरी लिख लो, देख देख मेन काम ये 2 कॉलम का, ठीक है ना। तो जिला शिक्षा समिति का हम लोग का हमेशा होता है 100%, क्योंकि ये नोटिफाइड है, गवर्नमेंट नोटिफाइड है, ठीक है ना, तो वो 100% होगा, यानी कि उसको पूरा पूरी 40,000 का छूट तो मिलेगा। फिर था इंदिरा गांधी
जैसे कि राजीव गांधी था, यहाँ पर इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी मर चुका है, तो क्या होगा 50% सर, चलो 50% बिठा दो, यानी कि 9000 होगा। प्राइम मिनिस्टर, इतना तक हम लोग का 100% लग रहा है, मगर डॉट बोल दिया, डॉट का मतलब हो गया कि स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर का नाम का था, डॉट मतलब होता है मर चुका है वो, ठीक है ना, लेट। तो ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बोलता तो 100, मगर प्राइम मिनिस्टर डॉट बोल दिया, डॉट मतलब ये ऐसा नहीं, डॉट DROUGST, तो वो अगर बोल दिया तो यहाँ पर 50% होगा, क्योंकि स्पेसिफिक था और ऑब्वियसली वो मर चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 15,000 का छूट, 30,000 का 50%। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रमोशंस ऑफ द फैमिली प्लानिंग, ये तुम लोग को निकालना पड़ेगा, प्रमोशंस फैमिली प्लानिंग, ये सब भारत सेवा संघ, ये सब में अगर इन्वेस्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, तो हम लोग को कुछ अलग क्राइटेरिया यूज करना पड़ता है, वो GTI वाला, उसको बाद में कर दे। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड, अप्रूव बोल दिया, नोटिफाइड है, गवर्नमेंट का है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, दैट वुड बी 100%, तो ये भी 26,000 आ जाएगा। अब इसका कैसे हम लोग निकालेंगे, पहले देखो कि यहां पर ग्रॉस टोटल इनकम क्या था, यहां पर ग्रॉस टोटल इनकम था 6 लाख, ठीक है, इनटू इसका कितना 10%। सर आपने बोला था LTCG HTCG भी लेस होगा 80C से 82, हो सकता था, मगर यहाँ पर तो है नहीं, ठीक है ना, HTCG LTCG पूरा सम्स तो हम पढ़ लिए थे, कुछ तो है नहीं, तो हमको जो ग्रॉस टोटल इनकम दिया है उसको हम लोग एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मानना पड़ेगा। तो 6 लाख 10% कितना होता है सर 60,000। अब ये 60,000 और 50,000 जो ओरिजिनल वो इन्वेस्ट किया है, विच एवर इज लोअर सर 50,000, तो बस 50,000 तुमको छूट मिलेगा। बात के लिए सर इतना इजी, हाँ भाई इतना इजी, मगर एक बार चेक कर लेना पड़ता है। बस इसको ऐड कर दो, कितना होता है 40 प्लस 9 प्लस 15 50 26, 1,40,000, 1,40,000 उसको छूट दिया जाएगा, 1,40,000 उसका क्वालिफाइड अमाउंट हो गया, मतलब इतना अमाउंट उसको अंडर सेक्शन 80 GG में, सॉरी जी में छूट मिलेगा अमिताभ बच्चन को, ठीक है। नेक्स्ट आर्म्स में आ जाते हैं हम लोग 80 GG में, ठीक है, और वो करने के बाद छुट्टी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर इज 22, ठीक है, 22 को हम लोग करेंगे। मोहम्मद हसन फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19, बार बार बोल रहे 18-19, इट बी 19-20। इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस 1,80,000, इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस मतलब PGBP का इनकम होता है, प्रोफेशंस का इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 40,000, दैट इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और पेमेंट टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ओन लाइफ, पॉलिसी वैल्यू इज 2 लाख, प्रीमियम वैल्यू इज 50,000, एंड परचेज ऑन NSC 8 इशू 20,000। और he has been living a rented house in कोलकाता में वो रहता है, paying the rent 3,000 per month, neither or nor his spouse or any his children own any property in India, मतलब उसका शादी नहीं हुआ और वो अपने घर पे नहीं रहता है, वो कोई रेंटिंग हाउस में रहता है, 3,000 करके उसको मंथली रेंट देना पड़ता है। ऑब्वियस है कि उसको HRA रिसिप्ट नहीं होता है। अब बात को देखो, तो पहला जो हम लोग को लिखना पड़ता है, कॉलम क्या होगा, एक ही कॉलम का होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये मैक्सिमम लिमिट कितना 5,000 पर मंथ मतलब हो गया 12, 60,000। ओके, दूसरा केस क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ GTI। तो रेंट पेड तो साउंड्स में बोल दिया था 3,000 × 12 क्योंकि पर मंथ, मगर GTI निकालना पड़ेगा। तीसरा केस क्या था कि 25% ऑफ GTI
आई, तो इसको भी निकालना पड़ेगा GTI का। तो हम लोग को कॉमन बात क्या है, GTI निकालना पहले, फर्स्ट हो जाए, उसके बाद सम्स कंप्लीट, ठीक है ना। वर्किंग जी हेडिंग करना एडजस्टेड GTI, एडजस्टेड GTI, ओके। तो पहले हम लोग को करना पड़ेगा एडजस्टेड GTI इक्वल्स टू GTI नॉर्मल जो GTI है माइनस LTCG माइनस STCG माइनस 80C से 80U तक, मगर एक्सेप्ट 80G, सॉरी अभी 80GG कर रहे हैं, 80GG होगा एक्सेप्ट। अब तुम लोग देखो मेरे पास टोटल इनकम, मेरे पास दो सोर्स है इनकम का, एक कि हम प्रोफेशन से इनकम करते हैं, दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा सोर्स है हम लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये टोटल पहले करो, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस 1,80,000 प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 40। ओके सर, कर ले। क्या 80CG है? नो सर। क्या STCG है? नो सर। क्या 80C से 80U है? सर अटक गया। देखो यहाँ पर दो बात था, एक बात तो था कि प्रीमियम ऑन पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो 80C में इफेक्ट करता है, और परचेज ऑफ NSC ये भी 80C में ही इफेक्ट करता है। तो दोनों 80C में तो है ही, यानी कि 80C टू 80U के अंदर में दो एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, तो तुमको यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। मगर 80C का पहले देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें पॉलिसी वैल्यू कितना है 50,000, 50,000, और पॉलिसी प्रीमियम वैल्यू है 50,000, पॉलिसी वैल्यू कितना है 2 लाख। नाउ याद होगा शायद कि 80C में क्या रूल्स था कि 10% नॉट एक्सीडिंग ऑफ 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। सो पॉलिसी वैल्यू कितना है 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना होता है सर 20,000, 20,000 और 50,000 प्रीमियम, व्हिच इज लोअर सर 20,000। तो 50,000 तुम दिए वो तुम्हारा बड़ापन है, मगर तुमको छूट मिलेगा गवर्नमेंट से 20,000, योर पॉलिसी वैल्यू ऑफ 10%। तो 20,000 80C एंड NSC में कोई मैक्सिमम लिमिट तो था नहीं, तो 20,000 यहाँ पर भी है, ये हो जाएगा। अब इसको टोटल बना लो तो कितना होता है 1,20,000, 1,20,000 से 20,000 माइनस कर दो तो 20,000, मतलब 2 लाख और 2 लाख 1,80,000, ठीक है ना। सो ये 1,80,000 हो गया एडजस्टेड GTI। बस अब यहाँ पर जो जो जगह में फाका था, वैकेंट था, उसको फिलअप कर दो। 10% ऑफ GTI मिल गया ना 1,80,000, और 25% ऑफ GTI, तो 1,80,000 का 25% मार दो, ठीक है। तो इसमें कितना आ रहा है देख लो पहले, ये तो 36 आ रहा है, यहाँ पर 18, यानी कि 18 ही होगा, ये 36 आ रहा है, माइनस 10% ऑफ 1,80,000, तो 18,000, 36 माइनस 18,000 ऑल्सो 18,000, तो 18,000 आ गया। सर अगर नेगेटिव हो गया तो, नेगेटिव हो गया तो जीरो बिठाना, नेगेटिव को मत बिठाना, टैक्स में नेगेटिव का कोई काम नहीं होता। और 1,80,000 का 25%, 45,000, तो विच इज लोअर सर 18,000। बस तो तुमको 18,000 का ही क्वालिफाई अमाउंट, ये अमाउंट तुमको छूट मिलेगा गवर्नमेंट से। बात क्लियर? तो ये बात था, और नया कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। मगर तुम लोग को यहाँ पर एक बात को दिमाग में रखना पड़ेगा, वो क्या है कि 80C से 80U तक जो भी कुछ रहेगा, 80CCC, 80CCD, जो भी कुछ, मतलब 80D, खाली 80GG कर रहे हो तो उस टाइम पे 80GG को माइनस नहीं करने का, और 80G जब कर रहे हो तो 80G को नहीं माइनस करने का। बाकी कोई भी तुमको डिडक्शन से जो जो हम लोग सीख लिए थे 80D, वो सब अगर रहता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो तुम लोग बाकी सम्स को कर लेना, होमवर्क हम दे दे रहे। 22 तो हम करा दी, ये 22 नंबर था, 23, 21, 24, ठीक है ना, सब ऑलमोस्ट सेम ही है, सब ऑलमोस्ट सेम ही है। 18 सब कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है कि 80GG में
कुछ जी का बात दे दिया, डोनेट कर दिया, तो वो 80 जी में इफेक्ट करेगा, तो वो 80 सी से 80 यू के अंदर में आ रहा है, और नॉट एक्सेप्ट द 80 जी जी, ठीक है ना, तो वो लेस होगा। तो ये सब बात को देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ नया बात से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।